हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सिंप्लीफाइड क्लासेस। मैं हूं डॉक्टर निशा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों चैप्टर 8। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ चैप्टर 6 और चैप्टर 7 पहले ही अपलोड हो चुका है। चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस है एंड चैप्टर 7 कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, ये अपलोड हो चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं विद चैप्टर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। पहले चैप्टर का मतलब समझिए। चैप्टर का मतलब क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। मतलब क्या हो रहा है कि ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है। तो इस चीज़ को समझने के लिए यहाँ पे इंट्रोडक्शन दे रखा है, तो पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। बिफोर वी डिस्कस द मैकेनिज्म बाय विच द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, लेट अस आस्क अ मोर बेसिक क्वेश्चन, व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। यहाँ पे क्वेश्चन है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। जो यहाँ पे बच्चों हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्शन की, तो उससे पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि जो रिप्रोडक्शन हो रहा है ऑर्गेनिज्म में, ये क्यों हो रहा है। व्हाई डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, पहले हमें इसका क्वेश्चन चाहिए। आफ्टर ऑल रिप्रोडक्शन इज़ नॉट नेसेसरी टू मेंटेन द लाइफ। बिकॉज हमें पता है रिप्रोडक्शन क्या हो गया, लाइफ को मेंटेन के लिए तो नहीं है ऑफ एन इंडिविजुअल या फिर ऑर्गेनिज्म, अनलाइक द इसेंशियल लाइफ प्रोसेस सच एज न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन। जैसे हमने लाइफ प्रोसेस में क्या पढ़ा था, बहुत सारी चीज़ें, कौन कौन सी चीज़ें हमें ज़रूरत है। न्यूट्रिशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रेस्पिरेशन या फिर एक्सक्रीशन। तो यहाँ पे कह रहे हैं रिप्रोडक्शन तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सो डैट अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो आपकी लाइफ नहीं चलेगी। ऑन द अदर हैंड, इफ़ एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म इज गोइंग टू क्रिएट मोर इंडिविजुअल, अगर कोई भी एक सिंगल इंडिविजुअल क्या कर रहा है, मोर इंडिविजुअल को क्रिएट कर रहा है, मतलब क्या हो रहा है, उससे क्रिएट करने के लिए लॉट्स ऑफ एनर्जी विल बी स्पेंड, मतलब बहुत सारे एनर्जी स्पेंड हो रहे इस प्रोसेस में। सो वाई शुड एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म वेस्ट एनर्जी ऑन अ प्रोसेस। तो इस प्रोसेस को कंटिन्यू करने के लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म इतनी एनर्जी क्यों स्पेंड कर रहा है। इट वुड बी इंटरेस्टिंग टू डिस्कस द पॉसिबल आंसर इन द क्लासरूम। तो पहली बात तो ये है कि रिप्रोडक्शन बच्चों इसलिए हो रहा है सो डैट कि कंटिन्यूटी ऑफ द स्पीसीज हो सके। वरना क्या होगा, अगर सिंगल ऑर्गेनिज्म है, अगर उसका लाइफ स्पैन 1 साल 2 साल या 10 साल है, तो 10 साल बाद क्या होगा, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है, वो अपने जैसा स्पीसीज को नहीं रिप्रोड्यूस कर रहा है, तो क्या होगा, जनरेशन उसकी वहीं ख़त्म हो जाएगी। तो इस चीज़ को आपको समझ में आ गया, आंसर मिल गया है। तो फर्स्ट पैराग्राफ तो बच्चों हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या हो गया, वॉट एवर द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो भी आंसर है, इट इज़ ऑब्वियस दैट वी नोटिस द ऑर्गेनिज्म बिकॉज दे रिप्रोड्यूस। अब आप एक बात बताओ, अगर रिप्रोडक्शन नहीं हो रही है, किसी का बर्थ हुआ है 1960 में और अगर आपका बर्थ हुआ है 2003 में, तो उस वक्त का जो ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, तो क्या आप उसे देख पाओगे, क्योंकि तब तक तो उसकी डेथ हो जाएगी। इफ़ देयर वेर टू बी वन, ओनली वन, या फिर नॉन रिप्रोड्यूसिंग मेंबर ऑफ अ पर्टिकुलर काइंड, अगर मान लो कि सिर्फ एक ही मेंबर है जो रिप्रोड्यूस कर रहा है जो पर्टिकुलर काइंड का है, इट इज़ डाउटफुल दैट वी वुड हैव नोटिस इट्स एग्जिस्टेंस। इट इज़ अ लार्ज नंबर ऑफ द ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू अ सिंगल स्पीसीज। तो हम क्या देख रहे हैं कि लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म है वो किस पे बिलोंग कर रहा है, सिंगल स्पीसीज से। डैट ब्रिंग देम टू आवर नोटिस, तो जिसके कारण आप उसे नोटिस कर पा रहे हो। हाउ डू वी नो डैट द 2 डिफरेंट इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बिलोंगिंग टू द सेम स्पीसीज। अब आप ऑर्गेनिजम्स तो देख रहे हो, बट आपको कैसे पता लग रहा है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म क्या है, सेम स्पीसीज में बिलोंग कर रहा है या नहीं बिलोंग कर रहा है। यूजुअली क्या होता है, वी से दिस बिकॉज दे लुक सिमिलर टू ईच अदर। अगर वो सिमिलर हमें दिखते हैं तो हम क्या कहते हैं, वो सेम स्पीसीज में आते हैं वो। दस रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट अ न्यू इंडिविजुअल दैट लुक वेरी मच सिमिलर टू देमसेल्व्स। तो क्या हो रहा है कि जो लुक है उनका काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। तो बच्चों ये तो बस यहाँ पे आपको एक इंट्रोडक्शन दे रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पे, हाउ ऑर्गेनिज्म क्रिएट द एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। ऑर्गेनिज्म बिल्कुल अपने जैसे एग्जैक्ट कॉपीज़ कैसे बनाते हैं। ऑर्गेनिज्म लुक सिमिलर बिकॉज देयर बॉडी डिज़ाइन आर सिमिलर। तो ऑर्गेनिज्म सिमिलर क्यों दिखते हैं, क्योंकि उनका जो बॉडी डिज़ाइन है वो भी क्या है बच्चों, सिमिलर है। इफ़ बॉडी डिज़ाइन आर टू बी सिमिलर, द ब्लू प्रिंट ऑफ दिस डिज़ाइन शुड बी सिमिलर। अगर क्या होगा, डिज़ाइन सिमिलर है बॉडी का, तो जो ब्लू प्रिंट्स है वो भी क्या होंगे, सिमिलर होंगे। Thus, the reproduction at its most basic level will involving the making copies of the blueprint of the body design. तो उससे क्या होगा, जो बॉडी डिज़ाइन है वो क्या होगा, एग्जैक्ट कॉपीज होती है। अब क्या कह रहा है इसमें, इन क्लास 9 वी हैव लर्न दैट द क्रोमोसोम इन द न्यूक्लियस of a cell contain the information of the inheritance of the feature from parents to the next generation in the form of DNA. DNA का मतलब क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। हमने क्या पढ़ा था कि जस्ट बिकॉज ऑफ DNA जो कहाँ प्रेजेंट है, क्रोमोसोम में, और क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है बच्चों, न्यूक्लियस में, तो वो ट्रांसफर हो रहा है, डीएनए ट्रांसफर हो रहा है कहाँ से, पेरेंट्स टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो डीएनए का फुल फॉर्म क्या हो गया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये भी एक क्वेश्चन है, तो समझ में आ रहा है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में क्या ट्रांसफर हो रहा है, दैट डीएनए ट्रांसफर हो रहा है। डीएनए किस में प्रेजेंट है, ये क्रोमोसोम में प्रेजेंट है। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। ये समझ में आ गया। द डीएनए इन द सेल
न्यूक्लियस इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग द प्रोटीन। अब ये जो डीएनए सेल है जो न्यूक्लियस में, ये किस चीज़ में हेल्प कर रहा है? प्रोटीन के फॉर्मेशन में हेल्प कर रहा है। इफ़ द इंफॉर्मेशन इज चेंज, अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, डिफरेंट प्रोटीन विल बी चेंज। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, अगर इन्फॉर्मेशन चेंज हो रहा है, कैसे हो रहा है? अगर उसमें प्रोटीन में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, सो डिफरेंट प्रोटीन विल इवेंचुअली लीड्स टू द ऑल्टर बॉडी डिज़ाइन। अगर प्रोटीन में कुछ अगर चेंजेस नजर आ रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है? बॉडी डिज़ाइन चेंज हो जाएगी। देयरफॉर अ बेसिक इवेंट इन अ रिप्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ डीएनए कॉपी। तो इसलिए क्या हो रहा है? जो टोटली किस पे डिपेंड हो रहा है? डीएनए कॉपी के क्रिएशन में। द सेल्स यूज अ केमिकल रिएक्शन टू बिल्ड द कॉपीज ऑफ द डीएनए। तो सेल्स क्या यूज़ कर रहा है यहाँ पे? केमिकल रिएक्शन को, किस चीज़ के लिए? डीएनए कॉपीज को बिल्डअप करने के लिए। दिस क्रिएट द 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए। ये क्या क्रिएट कर रहे हैं? 2 कॉपी ऑफ द डीएनए इन द रिप्रोड्यूसिंग सेल, जहाँ पे सेल रिप्रोड्यूस हो रहे हैं, एंड दे विल नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर। और हमें क्या करना है? उन्हें सेपरेट करना है एक दूसरे से। हाउएवर कीपिंग वन कॉपिंग ऑफ द डीएनए इन द ओरिजिनल सेल एंड सिंप्लाई द पुशिंग द अदर वन आउट वुड नॉट बी वर्क। तो हमें क्या होगा? इस चीज़ को, जो ओरिजिनल सेल है, और सिंपली हमें पुश नहीं करना है दूसरे सेल्स को। तो यहाँ पे तो आपको क्वेश्चंस क्या आएगा किस चीज़ के लिए? पहला, डीएनए का फुल फॉर्म क्या है? क्या बताओगे? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ये डीएनए प्रेजेंट कहाँ है? क्रोमोसोम में। क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट है? न्यूक्लियस में प्रेजेंट है। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है जो डिफरेंट अगर ऑल्टर हो जाता है प्रोटीन में, तो क्या होगा? डिफरेंट प्रोटीन अगर जैसे ही चेंज होता है उसमें ऑल्टरेशन आ रही है, मतलब क्या हो रहा है? इन्फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएंगे। तो क्लियर है बच्चों? चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। Because the copying pushed out would not have any organized cellular structure for maintaining the life process। तो जो भी कॉपीज़ है वो क्या होना चाहिए? बिल्कुल ऑर्गेनाइज वे में होना चाहिए, सो डैट वो लाइफ प्रोसेस को प्रॉपरली मेंटेन कर सके। Therefore the DNA copying is accompanied by the creation of the additional cellular apparatus and the DNA copies separate each with its cellular apparatus। तो जो DNA कॉपी है वो कैसे सेपरेट हो रहे हैं? each with cellular apparatus। Effectively a cell divides to give rise to a 2 cell। और सेल क्या कर रहा है? 2 सेल को गिव राइज कर रहा है। दीज 2 सेल्स आर ऑफ कोर्स सिमिलर। जो 2 सेल्स है ये क्या हो रहे हैं बच्चों? सिमिलर हो रहे हैं। बट आर दे लाइकली टू बी एब्सोल्युटली आइडेंटिकल? क्या वो अब जो फॉर्मेशन हुआ है सेल का, क्या वो एब्सोल्युटली आइडेंटिकल है? बिल्कुल। द आंसर टू दिस क्वेश्चन विल डिपेंड ऑन हाउ एक्यूरेटली द कॉपिंग रिएक्शन इन्वॉल्व ऑकर। तो इसका आंसर क्या होगा? अगर आपसे पूछेंगे कि ये एब्सोल्युटली है या नहीं बिल्कुल आइडेंटिकल, तो ये टोटली डिपेंड करता है कि आपने कितना एक्यूरेटली इस चीज़ को किया है। नो बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन इज़ एब्सोल्युटली रिलायबल। कोई भी जो रिएक्शंस हो रहे हैं वो क्या होगा? एब्सोल्युटली रिलायबल नहीं होते हैं। Therefore it is only to be expected that the process of the copying of the DNA will have some variation in each time। तो इसलिए क्या होता है? ये एक्सपेक्टेड होता है कि आप जो भी कॉपीज़ बना रहे हो डीएनए के, कुछ ना कुछ वेरिएशंस तो रहते ही है। एज अ रिजल्ट द डीएनए कॉपीज जनरेटेड विल बी सिमिलर। तो क्या होगा? जो डीएनए कॉपीज़ हो रही है, जो जनरेट हो रही है, वो क्या होगा? सिमिलर होगा, बट मे नॉट बी आइडेंटिकल टू द ओरिजिनल। आइडेंटिकल और सिमिलर का मतलब समझ में आ रहा है? पहले आप इस चीज़ को समझो। जो अगर हम कहते हैं आइडेंटिकल, आइडेंटिकल मतलब क्या होता है? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम। मतलब आप उसे देख के समझ नहीं पाओगे कि मीन्स जो पेरेंट कॉपी कौन सा है और जो आपने न्यू प्रोडक्ट बनाया है वो कौन सा है। और सिमिलर का मतलब क्या होता है कि ठीक है कुछ चीज़ें सिमिलर है। आपने देखा भी होगा कि लोग वर्ड यूज़ करते हैं कि अच्छा यार ये तो अपनी मम्मी पे गया है या पापा पे गया है, तो वो चीज़ क्या हो गया? वहाँ पे आप वर्ड यूज़ करोगे सिमिलर। लेकिन आप किसी किसी को देखते हो जो बिल्कुल जुड़वा होते हैं, जुड़वा भी होते हैं, जो ट्विंस होते हैं वो भी बिल्कुल डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। कुछ क्या होते हैं जो बिल्कुल एग्जैक्ट कॉपी होते हैं, जो उनके पेरेंट्स भी देख के नहीं बता पाते कि कौन सा बंदा ए है, कौन सा बंदा बी है। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो कि आइडेंटिकल वर्ड आपको समझ में आ गया होगा। सम ऑफ दिस वेरिएशन माइट बी सो ड्रास्टिक दैट अ न्यू DNA copy cannot work with a cellular apparatus it inherited. Such a newborn cell will be simply die. On the other hand, there would be still a many other variation in the DNA copies that would lead to such a drastic outcome। जो भी आप जितनी बार भी आप बनाओगे ना कॉपीज़ बच्चों, उसमें क्या होगा? कुछ ना कुछ चेंजेस ज़रूर रहेंगे। Thus the surviving cells are similar। सर्वाइविंग सेल्स क्या होंगे? सिमिलर होंगे, बट सबस्टेंटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट अगर कहीं ना कहीं वो थोड़ा डिफरेंट है, मतलब क्या हो गया? वो 100% एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं है अपने पेरेंट के। दिस इनबिल्ट द टेंडेंसी फॉर द वेरिएशन ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज द बेसिस ऑफ इवोल्यूशन। तो इसलिए क्या हो रहा है? यहाँ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिस ऑफ इवोल्यूशन क्या हो गया? ड्यू टू रिप्रोडक्शन। और एज वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट चैप्टर, इसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। तो अब यहाँ पे बच्चों इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। अब जो वेरिएशन है
अब आप पूछोगे ये वर्ड वेरिएशन कहाँ पे आया, हमने यहाँ पे क्या देखा कि एग्जैक्ट कॉपीज़ नहीं बन रहे, कुछ ना कुछ वेरिएशंस आ रहे हैं। ये देख रहे हो आप, वेरिएशन बहुत ज़रूरी है आना। तो अब आप पूछोगे कि ठीक है वेरिएशन ज़रूरी है तो क्यों ज़रूरी है, तो इसका इंपॉर्टेंस हम इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल्ड अ वेल डिफाइंड प्लेसेस और अ नाइकेस इन अ इकोसिस्टम, निकेस और इकोसिस्टम में, और यूजुअली द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। अब जो पॉपुलेशन है बच्चों, ये हमें पॉपुलेशन में वेरिएशन होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि वो किस चीज़ को शो कर रहा है, एबिलिटी ऑफ रिप्रोडक्शन। अगर सेम टाइप में होंगे, अगर मान लो मेल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीमेल में जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, अगर वो बिल्कुल सेम है, तो जो उनका ऑफस्प्रिंग होगा वो क्या होगा, उसमें कोई ना कोई न्यू वेरिएशंस नहीं आएंगे। इसलिए क्या दे रखा है, पॉपुलेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म फिल वेल डिफाइंड प्लेसेस, जो वेल डिफाइंड प्लेसेस पे या फिर निके कहाँ पे, इन द इकोसिस्टम, यूजिंग द एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। ये क्या यूज़ करते हैं, अपनी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस करने के लिए। द कंसिस्टेंसी ऑफ द डीएनए कॉपिंग ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट फॉर मेंटेनिंग द मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी डिज़ाइन फीचर्स दैट अलाउ द ऑर्गेनिज्म टू यूज़ अ पर्टिकुलर नाइके, या फिर निके बोल सकते हो। तो ये किस चीज़ के लिए ज़रूरी है, जो बॉडी डिज़ाइन है उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए। रिप्रोडक्शन इज देयरफॉर लिंक्ड टू द स्टेबिलिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। और रिप्रोडक्शन क्या कर रहा है, स्टेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, किस चीज़ के लिए, पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज। बिकॉज अगर आप सोचो रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा है तो क्या स्पीसीज बढ़ेंगे, बिल्कुल नहीं बढ़ेंगे। हाउएवर द नाइके, या फिर निके, मैं बार बार बोल रही हूँ क्योंकि बच्चे अलग अलग टाइप से प्रोनाउंस करते हैं, can change because of the reason because beyond the control of the organism, the temperature on the earth can go up or down, water level can vary, or there would be a meteor set। तो क्या हो सकता है, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। टेम्परेचर बढ़ सकता है अर्थ का, अप एंड डाउन हो सकता है, या फिर वाटर लेवल बढ़ सकता है, या फिर मेटेरॉइड क्या हो सकता है, अर्थ को हिट कर सकता है। फ्यू एग्जाम्पल, ये सारी चीज़ें क्या है, ये फ्यू एग्जाम्पल दे रखा है। इफ़ अ पॉपुलेशन ऑफ अ रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म were suited to a particular Nike and if the Nike were drastically alter, अगर Nike क्या होगा, बिल्कुल alter हो जाएगा, तो population could be wiped out, तो population तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। However, if some variation were to be present in the few individual in this population, there would be some chances for the survival। तो इसलिए chances of survival ज़रूरी है, because क्या होता है कि कुछ high temperature में survive कर रहे हैं और कुछ क्या हो रहा है, कुछ low temperature में, या फिर कुछ क्या हो रहा है, प्रेशर में डिफरेंट प्रेशर होता है, कुछ डिफरेंट प्रेशर पे, डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट एरिया पे सर्वाइव कर रहे हैं। इसलिए वेरिएशन बच्चों बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दस इफ़ देयर वेर अ पॉपुलेशन ऑफ द बैक्टीरिया लिविंग इन अ टेम्परेट वाटर, अगर मान लो कि कोई प्रेजेंट है, पॉपुलेशन है कहाँ पे, टेम्परेट वाटर में, एंड इफ़ अ वाटर टेम्परेचर वेयर टू बी इंक्रीज बाई अ ग्लोबल वार्मिंग, अगर आपने वाटर के टेम्परेचर को इंक्रीज कर दिया, कैसे, थ्रू अ ग्लोबल वार्मिंग, मोस्ट ऑफ दिस बैक्टीरिया वुड डाई। तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो हमने लिया था वो क्या होगा, मर जाएंगे। बट फ्यू वेरिएंट रेजिस्ट टू द हीट वुड सर्वाइव एंड ग्रो फर्दर। बट कुछ क्या होंगे, अगर मान लो 1000 बैक्टीरिया है, टेम्परेचर अगर हमने रेज कर दिया बाय द ग्लोबल वार्मिंग, तो क्या होगा, अगर 1000 में से 800 बैक्टीरिया मर गए और जिसमें वेरिएशन था, रेस्ट 200 वो क्या हो गए, फर्दर ग्रो करेंगे और उस चीज़ में सर्वाइव कर जाएंगे। वेरिएशन इज दस अ यूजफुल फॉर द सर्वाइवल ऑफ द स्पीसीज ओवर द टाइम। तो अब आपको समझ में आ गया कि वेरिएशन क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, बिकॉज जिसमें वेरिएशंस होगा वही एक्सट्रीम कंडीशन में, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट में क्या कर रहे हैं, अपने आप को अडेप्ट कर पाते हैं। बिकॉज यहाँ पे आपने देखा है, एक बैक्टीरिया का एग्जाम्पल लेके समझाया है। अब यहाँ पे क्वेश्चन से, 2 क्वेश्चन से हम इसे कर लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट है बहुत। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए कॉपिंग इन रिप्रोडक्शन। तो इंपॉर्टेंस ऑफ डीएनए क्या है, तो डीएनए क्या हो गया बच्चों, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट इन द सेल ऑफ द ऑर्गेनिज्म। यह भी हमने पढ़ा था। डीएनए क्या कैरी करता है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन, कहाँ से, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में, और हेल्पिंग इन प्रोड्यूसिंग द ऑर्गेनिज्म ऑफ इट्स ओन टाइप। और वो कैसे बना रहे, अपनी तरीके का ऑर्गेनिज्म बना रहे हैं। डीएनए कॉपिंग इज मच फॉर इनहेरिटिंग द ट्रेट फॉर द पेरेंट। Any variation in the DNA copying will give rise to the origin of the new species। अगर DNA copying में कुछ भी वेरिएशन आ रहे तो क्या होगा, न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये चीज़ हम डिस्कस कर चुके हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 1 इज कंप्लीटेड। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 पे। वाई इज़ द वेरिएशन बेनिफिशियल। अब जो हम ये बात कर रहे हैं वेरिएशन की, ये बेनिफिशियल क्यों है टू द स्पीसीज बट नॉट नेसेसरी टू द इंडिविजुअल। ये स्पीसीज के लिए ठीक है बट इंडिविजुअल के लिए क्यों ठीक नहीं है। आंसर क्या होगा, वेरिएशन आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्पीसीज सर्वाइवल। वेरिएशन क्या हो गया, स्पीसीज के सर्वाइवल के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिज्म स्पीसीज ऑक्यूपाई द वेल डिफाइंड पोजीशन इन द इकोसिस्टम।
इन्हें क्या चाहिए, वेल डिफाइंड पोजीशन है कहाँ पे, इकोसिस्टम में, यूटिलाइजिंग द प्रोडक्टिव कैपेसिटी, किस चीज़ को यूटिलाइज करके, प्रोडक्टिव कैपेसिटी को यूटिलाइज करके। अब यहाँ पे वेरिएशन बेनिफिशियल क्या है टू द स्पीसीज, इवन सो फॉर द फैक्टर्स बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द स्पीसीज सच लोकेशन विल ऑल्टर एंड कैन इवन डिस्ट्रॉय द एंटायर स्पीसीज। तो क्या हो सकता है, अगर कुछ भी लोकेशन में ऑल्टर हुआ तो सारे स्पीसीज डिस्ट्रॉय हो सकते हैं। इवन सो इफ एनी डिफरेंसेज इन ऑल द स्पीसीज वेयर टू बी फाउंड इन अ फ्यू इंडिविजुअल दे वुड हैव चांस ऑफ सर्वाइविंग। तो अगर पूरे लोकेशन में कुछ ऑल्टर हो गया तो जो भी स्पीसीज़ है पूरी एंटायर स्पीसीज़ क्या होगी बच्चों, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन अगर उसी स्पीसीज़ में अगर थोड़े भी वेरिएशन है किसी भी कुछ इंडिविजुअल में तो उनके पास क्या होगा, चांसेस ऑफ सर्वाइविंग है। जैसे हमने एग्जांपल क्या देखा था बैक्टीरिया का, अगर बैक्टीरिया किसी टेम्परेचर पे है और आपने टेम्परेचर को बढ़ा दिया तो मैक्सिमम बैक्टीरिया क्या हो जाएगा, मर जाएंगे। लेकिन जिस बैक्टीरिया में कुछ ना कुछ वेरिएशन है वो सर्वाइव कर जाएंगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे दे रखा है, वेरिएशन कैन बी बेनिफिशियल और हार्मफुल अकॉर्डिंग टू द इकोलॉजिकल नाइके ऑफ द ऑर्गेनिज्म। तो वेरिएशन क्या हो गया, बेनिफिशियल हो सकता है या फिर हार्मफुल हो सकता है। ये टोटली किस पे डिपेंड करता है, इकोलॉजिकल नाइके पे ऑफ द ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट इज द वेरिएशन सूटेबल फॉर द पर्टिकुलर नाइके इज सेलेक्टेड बाय द नेचर इन इवोल्यूशन। जो वेरिएशन हो रहा है पर्टिकुलर नाइके में, ये क्या हो रहा है, सेलेक्ट कौन कर रहा है, नेचर सेलेक्ट कर रहा है। कैसे, बाय द इवोल्यूशन। Thus the variation are necessary for the survival of the species। इसलिए वेरिएशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, स्पीसीज़ के सर्वाइवल के लिए। द वेरिएशन इज इंपॉर्टेंट फॉर द इवोल्यूशन ऑफ द स्पीसीज। वेरिएशन क्या हो गया, इंपॉर्टेंट हो गया। तो अब आपको समझ में आ गया वेरिएशन इंपॉर्टेंट क्यों है। एग्जाम्पल क्या है, द पॉपुलेशन ऑफ द हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया इन द टेम्परेचर ऑफ द वाटर सर्वाइव इफ द टेम्परेचर ऑफ द वाटर इंक्रीजेज बाई द ग्लोबल वार्मिंग बट मोस्ट ऑफ द अदर बैक्टीरिया वुड डाई। ये सेम एग्जाम्पल है बच्चों जो एनसीईआरटी बुक में है, जो अभी मैंने आपको बताया था कि अगर बैक्टीरिया का टेम्परेचर अगर आप रेस करोगे तो क्या होगा, मैक्सिमम बैक्टीरिया मर जाएंगे, बट जिसमें वेरिएशन होगा वो क्या होगा, सर्वाइव कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो क्वेश्चंस थे हमने कंप्लीट कर लिया है, दोनों क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2। चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। नेक्स्ट पेज पे बच्चों देखोगे 8.2 मोड ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। अब रिप्रोडक्शन तो हो रहा है लेकिन कैसे, बाय अ सिंगल ऑर्गेनिज्म। तो इसे समझने के लिए एक्टिविटी 8.1 और एक्टिविटी 8.2 है। तो पहले बच्चों एक्टिविटी 8.1 दे रखा है। अब ये है क्या, पहले हम पढ़ लेते हैं। डिजॉल्व अबाउट 10 ग्राम ऑफ शुगर इन 100 ml ऑफ वाटर। 100 ml ऑफ वाटर ले लीजिए, उसमें क्या डिजॉल्व करना है, शुगर कितना, 10 ग्राम। टेक 20 ml ऑफ दिस सोल्यूशन, किस में लेना है, 20 ml सोल्यूशन इन अ टेस्ट ट्यूब एंड ऐड अ पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल टू इट। उसमें और क्या ऐड करना है, पिंच ऑफ ईस्ट पाउडर, एक चुटकी आप ले सकते हो ईस्ट पाउडर का। पुट अ कॉटन प्लग ऑन अ माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब एंड कीप इट इन अ वार्म प्लेस। उसके माउथ पे, जो टेस्ट ट्यूब के माउथ है उस पर कॉटन रख दीजिए और वार्म प्लेस पे उसे आप रख दें। After 1 to 2 hours, put a small drop of yeast culture from the test tube on a slide and cover it with a cover slip। और उसके बाद क्या करना है, उस कल्चर को, ईस्ट कल्चर को कवर स्लिप डाल के छोड़ देना है। नेक्स्ट इज ऑब्जर्व द स्लाइड अंडर माइक्रोस्कोप। अब उस स्लाइड को ऑब्जर्व करिए अंडर माइक्रोस्कोप। तो ये एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैंने एडिशनल स्लाइड लगाया है आपको समझाने के लिए। ब्रीफ प्रोसीजर क्या करना है, द एक्टिविटी 8.1 आस्क अस टू ऑब्जर्व द स्लाइड ऑफ द ईस्ट इन शुगर सोल्यूशन में। ऑब्जर्वेशन क्या हो गया, अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी द ईस्ट रिप्रोड्यूसिंग बाय फॉर्मिंग बर्ड। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं, ईस्ट रिप्रोड्यूस हो रहा है। क्यों, क्योंकि हमने पिंच ऑफ ईस्ट ग्रैन्यूल्स को हमने ऐड किया था। और ईस्ट में रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, बाय फॉर्मिंग अ बर्ड। और बर्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है, बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग से। ये आप देख सकते हो फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप से और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से, ये बर्डिंग इन ईस्ट हो रहा है। सो क्या दिख रहा है आपको, ईस्ट इज अ सिंपल यूनिसेलुलर फंगस। तो यहाँ से दोबारा क्वेश्चन आ सकता है, ईस्ट क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, और ये क्या है, फंगस है। इन अ फेवरेबल मीडियम इट प्रोड्यूसेस बाय बडिंग। तो कौन से प्रोसेस से हो रहा है, बडिंग से। मैंने आपको अभी लास्ट स्लाइड में बताया है। हेयर अ स्मॉल आउट ग्रोथ अपियर इन अ ईस्ट। या आप अगर ईस्ट में देख रहे हैं, ये देखिए छोटा सा स्मॉल आउट ग्रोथ निकल रहा है। सून द जेनेटिक मटेरियल डुप्लीकेट इट सेल्फ एंड 1 कॉपी गोज टू द न्यूली फॉर्मिंग बर्ड। और क्या होगा, ये मान लो ईस्ट है, इसमें बडिंग होगा, ये बर्ड क्या होगा, मेच्योर होने के बाद ये डी अटैच हो जाएगा और फिर ये किसकी तरह एक्ट करेगा, ये एक्ट करेगा टू अ पेरेंट, बिल्कुल पेरेंट ईस्ट की तरह। नाउ बर्ड डी अटैचेस फ्रॉम द मदर ईस्ट। तो ये क्या होगा, जो ईस्ट है, जो बर्ड है, ये क्या हो जाएगा बच्चों, डी अटैच, मतलब उसके बॉडी से रिमूव हो जाएगा, डी अटैच हो जाएगा एंड स्टार्ट अ न्यू लाइफ साइकिल। और ये डी अटैच होने के बाद वो अपना एक न्यू लाइफ साइकिल स्टार्ट कर सकता है। प्रेजेंस ऑफ शुगर इन अ सोल्यूशन एक्ट एज अ फेवरेबल मीडियम टू द ईस्ट एज इट प्रोवाइड देम विद अ सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ये जो प्रेजेंस ऑफ शुगर है, अब आप पूछोगे कि हमने जो शुगर डाला था उसका ज़रूरत क्या थी। तो क्यों हमने डाला, क्योंकि जो ईस्ट है बच्चों, उनके लिए ये फेवरेबल मीडियम है, सो डैट वो क्या कर सके, डिवाइड कर सके और वहाँ से एनर्जी ले सके।
हेयर द ईस्ट यूटिलाइजेज द शुगर एंड फॉर्म द अल्कोहल विद द रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। और ईस्ट क्या यूटिलाइज कर रहा है, शुगर को यूटिलाइज कर रहा है जो हमने ऐड किया था, और क्या फॉर्म कर रहा है, अल्कोहल फॉर्म कर रहा है, और गैस कौन सा रिलीज कर रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन है, जब आप ईस्ट को ऐड कर रहे हो तो कौन सा गैस रिलीज हो रहा है, सो व्हाट यू विल से, कार्बन डाइऑक्साइड। और फॉर्मेशन किस चीज़ का हो रहा है, अल्कोहल का। क्लियर है बच्चों एक्टिविटी। इसका एप्लीकेशन क्या है, इन रेजिंग डो वी फर्स्ट नीड द नंबर ऑफ ईस्ट बाई एडिंग द ईस्ट टू अ वार्म शुगर सोल्यूशन। दिस सोल्यूशन रेजेज द डो फास्टर। अगर कुछ आपको बेक करना हो, केक बनाना हो या फिर ढोकला वगैरह बनाते हो तो हम क्या ऐड करते हैं, उसमें ईस्ट का पाउडर ऐड कर देते हैं और छोड़ देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो क्या रेस कर देता है, डो को रेस कर देता है। एप्लीकेशन भी देख लिया। तो बच्चों 8.2 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिज्म में एक्टिविटी 8.1 और एक्टिविटी 8.2 हमने समझ लिया है। यहाँ पे दे रखा है कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट द वेज इन विच द ईस्ट ग्रो इन द फर्स्ट केस एंड हाउ मोड्स ग्रो इन द सेकेंड केस। तो हमने यहाँ पे क्या किया, इस केस में हमने देखा है। अब यहाँ पे पहले हम ये देखो, ये तो आपको समझ में आ गया है, ये अब हमें ध्यान देना है 8.2 में। पहले आप इसे पढ़ लीजिए। वेट अ स्लाइड ऑफ ब्रेड, जो स्लाइस ऑफ ब्रेड है उसे वेट कर लीजिए और रखना कहाँ पे, कूल जगह पे, मॉइस्ट एंड डार्क प्लेसेस में। उसके बाद ऑब्जर्व करिए कहाँ पे, उस सरफेस को ऑफ द स्लाइस विथ अ मैग्नीफाइंग ग्लास। उस ब्रेड की स्लाइस को मैग्नीफाइंग ग्लास के अंडर ऑब्जर्व करिए और अपने ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करिए फॉर अ वीक, एक वीक तक। ये क्या है, ब्रेड मोल्ड विद अ स्पोर्स। ये आपको फिगर दिख रहा है, अगर आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखोगे तो आपको ऐसे दिखेगा, ये दिख रहा है, ये सी दिस। ऑब्जर्वेशन क्या दिख रहा है हमें, राइजोपस स्पोरुलेट एंड रिलीजेज अ न्यू स्पोर्स फ्रॉम द स्पोरेंजियम। तो ये स्पोरेंजियम से क्या रिलीज हो रहा है, राइजोपस के स्पोरुलेट रिलीज हो रहे हैं। एक्सप्लेनेशन क्या हो गया, जस्ट लाइक शुगर फ्लेवर ईस्ट, जैसे हमने एक्टिविटी 1 में देखा था, शुगर फ्लेवर जो हमने ईस्ट ऐड किया था। कार्बोहाइड्रेट इन अ ब्रेड एंड द प्रेजेंस ऑफ वाटर फेवर्स अ राइजोपस। ब्रेड में क्या हो गया, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है और वाटर प्रेजेंट है, तो ये क्या कर रहा है, राइजोपस की ग्रोथ को बढ़ा रहा है। जैसे हमने एक्टिविटी 1 में क्या देखा था, जो शुगर सोल्यूशन है वहाँ से उनके लिए वो क्या था, फेवरेबल कंडीशन था ईस्ट के लिए। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट और जो वाटर की प्रेजेंस है ये राइजोपस को फेवर कर रहा है। राइजोपस क्या है, राइजोपस भी फंगस है और ईस्ट क्या था, वो भी फंगस है। सो राइजोपस इज अ फंगस विच लुक्स ग्रीन एंड ब्लैक। आपको कौन सा कलर आपको दिखता है, या तो ग्रीन कलर का या ब्लैक कलर का। वी ऑल्सो कॉल देम अ ब्रेड मोल्ड, और इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, ब्रेड मोल्ड भी बोलते हैं। राइजोपस इज अ फंगस विच लुक ग्रीन एंड ब्लैक, और वी ऑल्सो कॉल्ड अ ब्रेड मोल्ड। ये मैंने बता दिया। ये अगर आप फिगर देखना चाहो तो देख सकते हो, दिस वन इज अ स्पोरेंजियम, ये वाला, और ये क्या हो गया, स्पोरेंजियोफोर। ये क्या हो गया बच्चों, स्पोरेंजियोफोर। ये एक एनिमेटेड रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द ब्रेड मोल्ड फंगस ऑन ब्रेड। ये दिख रहा है आपको, स्पोर्स प्रेजेंट है। Rhizopus is a moist environment grows rapidly and multiplies by the spores formation. Rhizopus क्या होता है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में जहाँ पे नमी ज़्यादा होती है वहाँ पे काफ़ी जल्दी मल्टीप्लाई होता है और स्पोर का फॉर्मेशन करने में काफ़ी जल्दी वो मल्टीप्लाई करता है। द ग्रीन मोल्ड विच वी सी इज़ अ स्टेल ब्रेड इज़ बिकॉज ऑफ द फास्ट ग्रोथ एंड अ रिप्रोडक्शन ऑफ राइजोपस। जो ग्रीन कलर हम देखते हैं बच्चों ब्रेड पे, ये क्या हो गया, ये कुछ नहीं है बल्कि सड़ा हुआ ब्रेड है, ये स्टेल ब्रेड है। किसके कारण, जो राइजोपस है उसमें फास्ट ग्रोथ हो गया, क्यों, बिकॉज मॉइस्ट इन्वायरमेंट के कारण। क्लियर हो गया बच्चों। अब हमने एक्टिविटी 8.1 एक्टिविटी 8.2 पढ़ लिया है, और यहाँ पे आपको दे रखा है कंपेयर करने के लिए एक्टिविटी 8.1 और एक्टिविटी 8.2 को। सो बच्चों यहाँ तक हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट फिजन।